Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th subject chemistry chapter number 15, that is environmental chemistry 2, the water. This is part first of the chapter and I am your teacher Sabahat Islam. Dear students, kindly open up your books and come to page 158 of your books. Introduction. Water is the Earth's most important liquid. It plays an important role in sustaining life on Earth. By sustaining, you mean maintaining, मतलब बरकरार रखना. Almost 2/3 of the Earth's surface is covered by water. Earth का 2/3% हिस्सा जो है it is covered with water, as water is necessary for maintaining life on the Earth. Water is a transparent liquid. Transparent mean clear. मतलब आप पानी में जो भी चीज़ डालें आपको वो clearly नज़र आएगी. Which makes up the streams, rivers, lakes, ponds and oceans on the Earth. Water in oceans is mainly found in saline फॉर्म के साथ लेके कंटेनिंग सॉल्ट, मतलब आपका जो ओशन का पानी है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज. इसके अलावा आप अगर बड़े लेवल से अर्थ से ओशन से आप ह्यूमन बॉडी की तरफ आ जाओ तो यू विल ऑब्जर्व दैट ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 65 to 70% ऑफ वाटर बाय मास. The presence of water is necessary for performing various biological processes. अब आप ह्यूमन बॉडी में अगर उसके ब्लड को ऑब्जर्व करें तो यू विल ऑब्जर्व दैट ह्यूमन blood plasma is composed of 92% of water. And students, you know, blood is a transporting liquid composed of two parts, the cellular part and the liquid part. The cellular part of the blood contains cells like RBCs, WBCs and platelets, while the liquid part known as the plasma contain 92% of water. It also contain proteins and minerals. Now come to the scientific information. In the universe, Earth is the only known planet that contains water. Earth has been called the blue planet. Kindly इसको underline करें. It is important for your MCQ. आपके यूनिवर्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि इसमें अर्थ ऐसा प्लानट है जिसमें वाटर मौजूद है, इसी वजह से हम इसको ब्लू प्लानट बोलते हैं. Approximately 3% of the planet's water is fresh water and it is our most precious resource. But unluckily, we are contaminating and polluting this resource. स्टूडेंट्स, आपका जो अर्थ का पानी है उसमें अगर आप 3% हिस्सा ले लें तो आपका जो अर्थ का पानी टोटल पानी में से 3% हिस्सा है इट इज़ फ्रेश वाटर और यही आपके पीने के लिए अवेलेबल है. बाकी 97% जो है वो आपका है ओशन वाटर और उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज. लेकिन हम इस वाटर को मुसलसल पलूट करते हैं. स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हो कि योर अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल पोर्शन, द लैंड पोर्शन एंड द वाटर पोर्शन. आपका जो लैंड पोर्शन है कॉन्टिनेंटल पोर्शन इट इज़ मेकिंग अप 29 to 30% ऑफ द अर्थ, वाइल द वाटर पोर्शन जिसमें आपका ओशन, सीज, लैक्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स आ जाते हैं वो 70 to 71% आपका अर्थ का बनाते हैं. फिर अगर आप इस पानी को ऑब्जर्व करें तो इसमें आपके पास मैरीन वाटर है, फ्रेश वाटर है. मैरीन वाटर जो है वो आपका है सेलाइन वाटर, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है और ये आपका 97.2% बनाता है और आपका जो फ्रेश वाटर है ये 2.5% बनाता है जिसे हम मुसलसल पलूट करते हैं. नाउ कम टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, यू नो वाटर इज़ अ मैटर and matter has 4 states, the solid, liquid, gaseous state of matter and plasma state. अब अगर आप पानी की बात करें तो पानी जो है आपके पास तीनों फेजेस में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में. आप अगर बीकर में पानी ले, आइस क्यूब्स ले ले तो इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आप फिर अगले बीकर में अगर पानी ले ले तो इट इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. इस तरह आपके जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, आपके जो क्लाउड्स हैं वो भी लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है और अगर आपके वाटर वेपर्स की बात की जाए तो वो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर है. Dear students, come to page 159 of your books. We use water in daily life for drinking, washing, cooking and irrigation. By using water, we actually pollute the water resource. Students, हम पानी को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हम पानी को इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पानी pollute हो जाता है. एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी. लेट्स सपोज आप पानी पीते हो तो जितने पानी की ज़रूरत आपकी बॉडी को होती है आपके बॉडी उतना पानी ले लेता है और एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और अलॉन्ग विद द फीसिस और कन्वर्ट इट इनटू द स्वेट.
सो इस तरह पानी पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, काइंडली इसको अंडरलाइन करें, इसको हम अलग से टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। एंड अकर्स इन नेचर इन इम्प्योर स्टेट, देयरफॉर वाटर प्रेजेंट इन स्प्रिंग्स, streams, rivers, lakes, and sea dissolve different minerals. These minerals may be in the form of chlorides, sulfates, nitrates, carbonates, and bicarbonates of sodium, potassium, magnesium, calcium. मतलब आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लें, इनके साथ आप क्लोराइड डाल दें या सल्फेट डाल दें या नाइट्रेट डाल दें या बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट में से कोई चीज़ डाल दें, तो ये पानी को इम्प्योर बना देता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगी सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो ये आपके पानी को इम्प्योर बना देते हैं। इसके अलावा beside this some man-made chemicals also get dissolved in water and make it harmful for human, animals and plants. In this unit you will study the composition, properties and importance of water. Beside this you will also learn about the soft and hard water, water pollutants and their effects on our lives. Various types of waterborne diseases will also be discussed in detail. इस चैप्टर में आप इन टॉपिक्स को डिटेल में देखोगे। Now students, come to the first topic, occurrence of water. Water is one of the most abundant natural resources present on the earth. It is a very good solvent for many substances. Solvent वो चीज़ होती है जो अपने अंदर औरों को डिसॉल्व करती हैं। It has been estimated that total amount of water present on the earth is about 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स। काइंडली इसको अंडरलाइन करें, आपके अर्थ में टोटल इतना पानी मौजूद है। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। द ओशन कंटेन्स मोर देन 97% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर। आपके ओशन में 97.2% समथिंग वाटर मौजूद होता है। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द इनलैंड वाटर, जो आपके वाटर का 0.2% बनाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक वाटर। The inland water includes rivers, lakes, canals, streams, and soil moisture. Beside this, atmosphere also contains considerable quantity of water as water vapor. Considerable mean observable. Although a huge quantity of water is present on the Earth's surface, yet fresh water needed for human requirement is only 0.2% of the total. More than 97% of the total water is present in oceans, which is unfit for human consumption due to the high concentration of dissolved salts. Students, हम देख चुके हैं कि आपके ओशन का पानी जो है वो सेलाइन होता है, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। That is why it is not fit for drinking purposes. Another 2.14 is present in the form of ice sheets and glaciers. On the land, most of the fresh water lies underground. स्टूडेंट्स, आप अगर अपने बुक के पेज नंबर 160 की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा, आपको जो 2.5% फ्रेश वाटर है, अगर हम इसको टोटल ले लें तो ये आपका इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स पे मुश्तमिल है। इसके अलावा 30% कुछ ग्राउंड वाटर है और 0.4% जो है वो लैक्स और रिवर्स है। इसमें आपको 0.2% अवेलेबल है। ग्लेशियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि पहाड़ों पर जो बर्फ़ के तोदे होते हैं उसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, जबकि अगर आपको बर्फ़ के टुकड़े जो है वो पानी में मिल जाए तो हम इनको आइस कैप्स बोलते हैं। सो अब आपके लिए पीने का पानी जो है वो इसमें से 0.2% अवेलेबल है, जिसे हम मुसलसल पलूट करते हैं। इस तरह हमारे पास साफ पानी की कमी पेश आती है। नाउ कम टू द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। The heat required for converting a solid into a liquid or a liquid into vapor without change of temperature is called latent heat. Latent mean hidden. काइंडली इसको नोट करें। अब आपको जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हो, हम कह सकते हैं कि आप मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उस वक्त क्या होता है, आप हीट प्रोवाइड करते हो और वो हीट जब आप प्रोवाइड करते हो तो उस वक्त टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर का चेंज इस वजह से नहीं आता कि आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो टूटते हैं, मतलब जो हीट आप लोग प्रोवाइड कर रहे होते हो वो उससे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आता। दिस हीट इज़ नॉन एज लैटेंट हीट। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।
Water is an important requirement in our life. After air, the importance of water takes the second place for survival on the Earth. Earth is the only planet in the solar system that contains water. It is very difficult to survive even a few seconds without drinking water. The importance of water can be well understood from this ayah of Surah Anbiya, which says, وَجَعَلْنَا, we made, من الماء, from water, कुल्ल शैइन है, every living thing, मतलब हमने पानी से तमाम जानदार चीज़ों को बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा कि इंसान की जो बॉडी है वो 65 to 70% ऑफ वाटर से बनी है। इसके अलावा अगर आप उसके ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो वो 92% वाटर से बना है। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च शोड that living organisms consist of 50 to 80% of water, and every living organisms require water for its existence. Our body cannot perform its functions without water. Our organs need water to perform different bodily functions. It is the water that lubricates our food, keeps our organs moist, and helps in digestion and movements of joints. स्टूडेंट्स, आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, फ्रॉम योर डाइजेशन टू योर मूवमेंट, ये सारे के सारे जो है ये वाटर की बदौलत होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आप फूड लेते हो, वो फूड आपके माउथ में जब आप उसे चबाते हो तो उस वक्त वाटर मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ द स्लाइवा। इसके बाद ये फूड आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, और इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये आप जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो आपके ब्लड के ज़रिए आपके सेल्स में जाता है। जब आपके सेल्स में पहुंच जाता है तो वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो मतलब वाटर जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। इसके अलावा आप जो मूव करते हो जॉइंट्स की मदद से, तो जॉइंट्स जो है वो आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूइड नॉन एज साइनोवियल फ्लूइड। तो पानी जो है वो आपकी मदद करता है फ्रॉम योर डाइजेशन टू द मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। नाउ काइंडली यहाँ पे हेडिंग दे दे, यूजेस ऑफ वाटर। Water is vital for maintaining life. Vital mean important. The reactions which take place in our body and keep us alive occur in the presence of water. Water regulates the temperature of earth. Students, come to page 161 of your books. Water serves as a medium for transportation as ships and boats move on water. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि आपकी एक कंट्री दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू द लैंड रूट्स, थ्रू द वाटर रूट्स। तो वाटर में आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप शिप्स और बोट्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया है आपका पानी। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट. Water enables our body to excrete out waste during perspiration and urination. The kidneys and liver use it to help flush out these wastes from our body. Flush out मतलब excrete out, मतलब आप जो पानी पीते हो तो जितने पानी की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है आपकी बॉडी उतना पानी इस्तेमाल कर लेता है। रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो परस्पायरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिनेशन के ज़रिए निकल जाता है, और यूरिनेशन यूरिन आपके किडनीज़ में बनता है। तो मतलब आपके किडनीज, आपके लिवर, इन सब से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है। देन वाटर इज़ यूज्ड इन कुकिंग एंड वॉशिंग. रनिंग वाटर इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, यू नो कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टरबाइंस की मदद से बनती है, और टरबाइंस जो होते हैं उसमें आपका स्टीम वाटर यूज़ होता है, गैशियस फॉर्म ऑफ द वाटर यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स टू कूल इट. आपके जो गाड़ियों के इंजन्स होते हैं उसमें एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज अ कूलेंट, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज, टैनरीज इंडस्ट्रीज एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज. वाटर इन लैक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. यही बात, fish and other aquatic animals and many plants live in water. Students, you know water is a home for many aquatic organisms. Then agriculture needs large amount of water to cultivate fruits, vegetables and other food. आप जो खुराक खाते हो वो एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर जो है उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है. It is also required for irrigating crops as seeds cannot germinate without water.
Many industries such as petroleum, fertilizer, dye मतलब color and drugs industries require large quantities of water for various processes। मतलब अगर आपके हैवी मेटल इंडस्ट्री है या आपके फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री है, हर जगह पे पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम कह सकते हैं कि योर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। नाउ स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम वाटर की यूनिक क्वालिटी डिस्कस करेंगे, जैसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन, या हम बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डेंसिटी के बारे में बता दूँ। यू नो डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आपके लिक्विड का जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी। हम कह सकते हैं जितनी डेंसिटी कम होगी उतना वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। चलें अब इसको देखते हैं। The density of most of the solids and liquids increases with the decrease in temperature. However, water shows a unique behavior in this regard. When water is cooled down below 4 degrees C, its density decreases. At 0 degrees C, the density of water becomes 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जब आप वाटर को सोलिडिफाई करो, कूल करो, तो होना तो ये चाहिए कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाए, लेकिन इसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने की एक वजह है। Thus, ice is lighter and therefore floats on the surface of water. The expansion of ice is due to the formation of hexagonal structures. Students, आप जब पानी को कूल कर रहे हो तो आपको पता है कि जब आप पानी को कूल कर रहे हो तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप आइस बनाते हो तो एक्चुअली उसमें ऐसा होता है कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह 1 2 3 4 5 6। मतलब ये पानी के 6 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और आपके पास एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और अपने अंदर एक खाली जगह छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम होगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है तो स्टूडेंट्स यू नो कि इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं in these structures 6 water molecules arrange themselves in the form of ring having empty spaces. As a result, volume increases and density being inversely proportional to volume decreases. Density being inversely proportional to volume. Therefore, water has a maximum density of 1 gram per centimeter cube at 4 degrees C. This unique property of water is called anomalous expansion of water. Dear students, kindly come to the next page 162. Maintaining water quality. Students, you know water quality is defined on the basis of physical, chemical, biological and radiological characteristics. सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो हर एक चीज़ की क्वालिटी होती है, इस तरह पानी की भी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का पानी और गंदा पानी। अब पानी की क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अ हेल्थी इन्वायरमेंट इज़ द वन इन विच द वाटर quality supports the living organisms and protects their health. A single pollutant may give rise to different water quality problems. A wide range of human activities affects water quality, such as polluting of water by human feces, etc. If water quality is not maintained, not only environment will suffer, but we will also face numerous diseases like shortage of drinking water, intestinal diseases, irrigation problems, difficulties in fishing activities. मतलब अगर आपके पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ना ही आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा, बल्कि आपकी अपनी सेहत अफेक्ट होगी, आपकी खुराक अफेक्ट होगी, आपके जॉब्स अफेक्ट होंगे। Water quality can be maintained by promoting awareness campaign among the people about the water quality. अब पानी की क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? मेंटेन रखने का एक तरीका है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि वो पानी को गंदा ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, people may be made aware not to put wastes and toxic substances into the running water to maintain pH. pH you know, आप लोग एसिड और बेस के चैप्टर में पढ़ चुके हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्टूडेंट्स यू नो ऐसा सेटअप है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर हमने अपने इकोसिस्टम को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को सूटेबल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखें, क्योंकि पानी की क्वालिटी मेंटेन होगी तो ही हमारा एनवायरनमेंट सूटेबल होगा फॉर सर्वाइवल।
नाउ स्टूडेंट्स आ जाए आप ज़रा अब एक्टिविटी की तरफ। वी हैव टू एक्टिविटीज़, एक्टिविटी 15.1 एंड 2। चले हम पहले इस 15.1 को डिस्कस करते हैं। दैट इज़ आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बर्फ़ लिया, इस बीकर में हमने पानी डाला और उसके बाद हमने इसमें कुछ आइस के क्यूब्स डाल दिए। जब हमने इसमें आइस के क्यूब्स डाल दिए तो हमने ऑब्जर्व किया कि आइस के क्यूब्स जो है वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू वाटर। इस वजह से आइस जो है वो फ्लोट करता है। नाउ कम टू एक्टिविटी 15.2, हीटिंग आइस एंड रिकॉर्डिंग टेम्परेचर। अब हम स्टूडेंट्स इसमें आइस को हीट करेंगे। यू नो आइस इज़ द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर। जब हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लैटेंट हीट प्रोवाइड करेंगे, और जिस चीज़ को हम लैटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। तो हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम आइस लेंगे, थर्मामीटर लेंगे, बर्नर और स्पिरिट लैम्प या और बीकर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने टेक सम आइस इन अ बीकर, आइस को हमने बीकर में ले लिया। फिक्स अ थर्मामीटर इन अ बीकर, थर्मामीटर हमने इस बीकर में फिक्स कर दिया। टेक द इनिशियल रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर, हमने यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर नोट किया और उसके बाद इसको इस बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो एक्चुअली हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं लैटेंट हीट, और इस लैटेंट हीट की वजह से हमने ऑब्ज़र्व किया कि थर्मामीटर की रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा। वो कांस्टेंट जो है वो इस वजह से रहा कि हम जानते हैं कि जब हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में लगा होता है। Students, we are done with the importance of water, with the uses of water, and with unique property of water. Now we will discuss the composition of water. Come to page 163 of your books. Composition of water. Water is a compound of hydrogen and oxygen. You know students कि पानी जो है ये compound है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। Before 1776, it was considered as an element. It was Henry Cavendish who proved experimentally that water is not an element but is a compound of hydrogen and oxygen. Composition of water can be determined by two methods, by the volume and by mass. The first method, composition of water by volume. Students, हम पानी के composition को मालूम कर सकते हैं by its volume, by performing an experiment. Look, water contains 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen by volume. अगर हम पानी के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें 2% जो है वो हाइड्रोजन है और 1 जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। This ratio can be determined experimentally by the electrolysis of water in Hofmann voltameter in the presence of an electrolyte. Electrolysis, you know, splitting of the compound in the presence of electricity. और इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हेल्प आउट करता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब आपने पानी के साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ H2SO4. It produces 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. Dear students, kindly have a look at the figure, the Hofmann voltameter, जिसमें आपके पास electrolysis of water होता है। Electrolysis mean splitting of water. So students, आप देख ले कि हमारे पास ये हॉफमैन वोल्टामीटर है। इसमें हमने एसिडिफाइड वाटर लिया, यहाँ पे H2SO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमने इसमें डाला और यहाँ से हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया। जब हमने इस पर करंट पास किया तो हमारे पास वाटर की आयनाइजेशन हो गई और H2SO4 की भी आयनाइजेशन हो गई। H2SO4 चूँकि इलेक्ट्रोलाइट है वो दोबारा हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा। वाटर जो है जो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे पास अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ आएंगे। यू नो पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आपके पास जो हाइड्रोजन आयंस है वो इधर आ जाएंगे कैथोड की तरफ और कैथोड पे आपके पास रिडक्शन होती है और जो आपके पास OH आयंस है वो आपके पास आ जाएंगे इधर एनोड की तरफ। एनोड में होती है ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये हाइड्रोजन आयंस इधर आ गए और OH आयंस इधर आ गए, इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
और हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, वो इधर आके अकोमोलेट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज़ कर दिए वो इधर आ जाएंगे, वो सर्किट के ज़रिए इधर आ जाएंगे और हमारे पास कैथोड की तरफ आके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके H2 बना देंगे। H2 हमारे पास इधर अकोमोलेट हो जाएगा। दिस सन शोज एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में एवॉल्व हुआ है, जबकि हाइड्रोजन जो है उसकी मिकदार ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पानी में हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है। Students, that was all about the electrolysis of water, that is the splitting of water in the Hofmann voltameter. Okay, now come to the scientific information. Heat capacity. Heat capacity can be defined as the specific heat capacity of a substance is the amount of the heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree C. काइंड इस चीज़ को अंडरलाइन करें। मतलब अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 1 डिग्री से उसमें राइज करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो हीट रिक्वायर होगी उस अमाउंट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्स 4.2 joules of heat to rise its temperature by 1 degree centigrade. This is much higher than the specific heat of any other substance. Students, let's observe the second method used for determination of composition of water. The second method is mass method. You know, water is composed of 1 part of hydrogen to 8 parts of oxygen by mass. Joseph Prost experimentally proved it that hydrogen and oxygen combines to form water in the ratio of 1:8 by mass. Since atomic mass of hydrogen is 1 and that of oxygen is 16, so according to the formula, स्टूडेंट्स आप जानते हो कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O है। अब हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 ग्राम्स आ गए यहाँ पे और ऑक्सीजन का आ गया हमारे पास 16। जब हमने 2 + 16 किया तो हमारे पास 18 आ गया। एंड यू नो मॉलिक्यूलर मास में हम एटॉमिक मासेस को प्लस करते हैं। हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास को हमने प्लस किया तो हमारे पास वाटर का मास आ गया। अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज देखें तो हमें नज़र आएगा कि हाइड्रोजन के परसेंटेज में हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन लिया और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमने इस वजह से यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2, तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो हमने इसको 2 डिवाइडेड बाय 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 है, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अगर हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करना चाहें तो इसको हम देखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इनटू 100। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यू नो 18 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है कि 16 है। वैल्यूज़ की हमने पुटिंग की, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों का रेशो हमने मालूम करना है। द रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी डिटर्मिन्ड एज H/O। हाइड्रोजन की वैल्यू 11.11 है जबकि ऑक्सीजन की 88.8 है। हमने दोनों को 11 से कॉमन डिजिट से डिवाइड किया तो हमारे पास 11 1 ज़ार 11 और यहाँ पे हमारे पास 11 8 ज़ार 88, 1:8 इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो मास है वो 8 है और ये मास जो है ये कॉमन है टू ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। So dear students, the conclusion of this topic is we have a water molecule. वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में है, इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो 2:1 में मौजूद है H2O और हमारे पास ये 1:8 में भी मौजूद है। इट इज़ रेशो बाय वॉल्यूम और इट इज़ रेशो बाय मास। नाउ come to the scientific information. Due to the high specific heat, water undergoes temperature changes very slowly as compared to other substances. Water is able to absorb a lot of heat without a significant rise in temperature. The vast amount of the water on the Earth's surface acts as a giant thermostat. Thermostat means temperature regulator. It regulates temperature of the Earth. About 75% of the Earth's surface is covered with water. It takes longer for the oceans to heat than it does for sand to be heated. ये जो वाटर जो
हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फिर भी ये इसके टेम्परेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, वो बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट. Water high specific heat helps to keep the climate in check and helps animals to regulate their body temperatures more easily. So students, this is the end of the part 1 of the chapter 15. We will continue this chapter in our next part. I hope you have understood this part. Thank you. Stay home. Stay safe.